Exercise 9.4. So first question is, what is the sum of interior angle of a decagon? Calculate the measure of each interior angle of a regular hexagon. What is each exterior angle of regular pentagon? And if the sum of interior angles of a polygon is 1260 degree, how many sides does this polygon have? Actually dear students, यहाँ पर different polygons को, जैसे आप देख सकते हैं डेकागोन है, हेक्सागोन है, पेंटागोन है, डिफरेंट पॉलीगॉन्स को डिस्कस किया जा रहा है और उनकी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हमें उनके ईच इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट भी जैसे पार्ट 2 में फाइंड करनी है, तो वन बाय वन इन पार्ट्स को देखेंगे। और अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स का टॉपिक आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में गिवन है, अगर वो आपने डियर स्टूडेंट्स उस पर आपकी ग्रिप है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन से मुराद की कोई भी जो पॉलीगॉन है, कोई भी शेप है, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक यहाँ पर अगर डेकागोन की बात की जा रही है, तो डेकागोन एक ऐसी शेप है जिसकी 10 साइड्स हो 10 साइड्स हैं। हेक्सागोन है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। फिर उनके हम इंटीरियर एंगल्स की, एक्सटीरियर एंगल्स के लिए भी फार्मूलाज जो है वो यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे देखिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला बताने लगा हूँ फॉर एनी पॉलीगॉन। कोई भी पॉलीगॉन है आपके पास, डेकागोन है, हेक्सागोन है, ऑक्टागोन है, पेंटागोन है, जिसकी 10 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, 12 साइड्स हैं, नो प्रॉब्लम। फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल के लिए फार्मूला आप अभी याद कर लेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं जी, याद रखिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ, मैं यहाँ पे जनरल बात कर रहा हूँ किसी भी पॉलीगॉन के लिए, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है जी, n-2 multiply by 180 degree, n-2, and here n is for number of sides, कितनी साइड्स हैं। तो भाई जो भी आप पॉलीगॉन को डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो पेंटागोन है तो उसकी 5 साइड्स हैं, n की वैल्यू 5 है, अगर हेक्सागोन है उसकी 6 साइड्स हैं, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। हम यहाँ पर डेकागोन की बात कर रहे हैं, डेकागोन ऐसी पॉलीगॉन होती है जिसकी 10 साइड्स होती हैं, यानी कि यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 10। जस्ट ये वैल्यू पुट कर देते हैं हेयर, n is equal to 10, so it will be 10 minus 2 into 180। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 1440 डिग्री। तो भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो हैं एक डेकागोन के, वो हमारे पास उसका सम की वैल्यू आती है 1440। सो ये एक फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का, जो आप याद कर लें। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। अभी जो प्रीवियस पार्ट में, ये देखें, प्रीवियस पार्ट में जो हमने बात की है वो हमने बात की थी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि कोई भी शेप है उसके इंटीरियर, तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम। अब हम बात कर रहे हैं कि ईच इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पर शेप जो है वो चेंज हो गई है। अब हमारे पास हेक्सागोन है, और हेक्सागोन एक ऐसी शेप होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बड़ा आसान जो है फिर आपको यहाँ पर भी फॉर्मूला बता देता हूँ। मुझे आप ये बताइएगा, अगर हम ये कहते हैं कि ट्रायंगल, ट्रायंगल का सम कितने एंगल्स का, 180 होता है, ठीक है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, यानी कि तीनों एंगल्स अगर इसके जो है वो इक्वल हों, तो फिर हमें ईच इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे? 3 पे इसको डिवाइड करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। रेगुलर, ये बात याद रखिएगा, किसी भी पॉलीगॉन के साथ अगर रेगुलर आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो अब यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोन, अगर मैं आपको कहूँ कि हमने ईच इंटीरियर एंगल नहीं निकालना, हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना, तो आप कहेंगे सर फिर फॉर्मूला अभी हमने यूज किया है n-2 इंटू 180। इस तरह हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा। और अगर हम ईच इंटीरियर एंगल निकालना चाह रहे हैं तो फिर कितने एंगल्स होते हैं भाई, उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एंगल्स पे, नंबर ऑफ साइड्स पे। आप ये बात समझिए भाई, ये फॉर्मूला है मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल।
ये फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल का n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, इसको आप फिर n से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगी किसी भी ये पॉलीगॉन की। ये जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ किसी भी पॉलीगॉन के लिए। और n आप जानते हैं n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। सो यहाँ पर अगर हेक्सागोन है तो n यहाँ पर क्या है जी, हियर n इज इक्वल टू 6, पुट कर दें 6 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू अगेन क्या आ गई, 6 आ गई। पहले इसको सोल्व कर लेंगे, 6 माइनस 2 आ जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6। सो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट आ जाता है 120 डिग्री। सो दिस इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। तो अब दो फार्मूलाज आपको क्लियर हो गए हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, और ये ब्रैकेट जरूर आप ऐसे ये यूज, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का है। और अगर आपने ईच इंटीरियर एंगल का निकालना है तो इसी फॉर्मूले को किस पे डिवाइड कर देंगे, अगेन नंबर ऑफ साइड n पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दो फॉर्मूलाज क्लियर। नेक्स्ट जी थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल। देखिए इंटीरियर एंगल से अब हम बाहर आ गए, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन, शेप भी चेंज है। अब पेंटागोन की बात करें, पेंटागोन इज अ पॉलीगॉन विद 5 साइड्स। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, 5 होती हैं। ले जी, अब हम आपको बताएंगे कि ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक बात आपको यहाँ पर याद करनी होगी, वो क्या, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अब मैं जनरल जनरल बात कर रहा हूँ ताकि कोई भी शेप आए तो आपको आप जो है आपको समझो कि ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। भाई कोई भी पॉलीगॉन है, वो पेंटागोन है, डेकागोन है, हेक्सागोन है, ऑक्टागोन है, कोई भी पॉलीगॉन है आपके पास, रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम आपके पास डियर स्टूडेंट्स 360 आएगा। ये मैं एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ। इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला मैंने बताया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो डिफरेंट शेप्स के लिए, डिफरेंट पॉलीगॉन्स के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। लेकिन आप कोई भी शेप ले लें, पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, तमाम पॉलीगॉन्स के लिए रेगुलर हों, उनके लिए एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है, सम की बात कर रहे हैं, वो 360 के इक्वल होता है। यानी कि अगर यहाँ पे पेंटागोन है तो एक्सटीरियर एंगल 360 है, अगर यहाँ पर हेक्सागोन है 360 होंगे, ऑक्टागोन है 360, डेकागोन 360 होंगे। हमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल, ईच एक एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो फिर याद रखिएगा जी, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। अच्छा, अब मैं जनरल जनरल लिख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे यहाँ पर लिखना पेंटागोन चाहिए, बात को समझिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपको जनरल जो है, मैं तमाम पॉलीगॉन्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्लियर करता चलूँ, आपको कोई भी शेप आ जाए तो आप उसको सोल्व कर सकें। हमें यहाँ पर पेंटागोन ही लिखना चाहिए, लेकिन कोई भी पॉलीगॉन होगी तो फॉर्मूला याद रखिएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, और n आप जानते हैं नंबर ऑफ साइड्स हैं उस शेप के, उस पॉलीगॉन के जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर पेंटागोन है, here we are discussing pentagon, so n is equal to 5। अच्छा, अब मुझे बताएं, अगर हम हेक्सागोन को डिस्कस कर रहे होते तो यहाँ पर n की वैल्यू, n की जगह पे क्या आ जाना था, 6। अगर ऑक्टागोन को डिस्कस कर रहे होते n की वैल्यू 8 आ जानी थी। डेकागोन को डिस्कस कर रहे होते n की वैल्यू, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जानी थी, 10 आ जानी थी। ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे होते तो n की वैल्यू 3 आ जानी थी हमारे पास। तो ये डियर स्टूडेंट्स 360 किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का। इज दैट क्लियर? सो ये 360 हर फॉर्मूला में ऐसे ही आएगा, एन चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर पेंटागोन है तो 360 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, पेंटागोन का। एक एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। हेक्सागोन का एक्सटीरियर एंगल कुछ और होगा, डेकागोन का कुछ और होगा, लेकिन जब भी तमाम शेप्स के सम की बात करेंगे तो वो 360 रहेगा। आई होप कि आपको
जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं फ़ॉर्मूला समझाना चाह रहा हूँ जनरली भी और हर स्पेसिफिक किसी भी पॉलीगॉन के लिए आपको समझ आ रहा है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, if the sum of the interior angles of the polygon is 1260, how many sides the polygon have? लीजिए ये तो कोई अब नई बात नहीं है। अब आपने मुझे ये बताना है, मैंने क्या आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला बताया है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का क्या मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है? जी मुझे ज़रा वो फॉर्मूला लिखवा दीजिएगा दोबारा। अभी मैंने पार्ट 1 में बताया सम ऑफ इंटीरियर एंगल। आसान फॉर्मूला था, आपको याद हो गया होगा। ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। होता क्या है, जब हमने सम निकालना होता है हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं। हम देखते हैं यार कौन सी शेप है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n की वैल्यू पुट कर दी, हम निकाल। जैसे फर्स्ट वन पार्ट में किया, डेकागोन थी 10 साइड्स थी, n की वैल्यू 10 पुट कर दी। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सम बता दिया गया है, सम बता दिया गया है, हाउ मैनी साइड्स, n हमने फाइंड करना है। इसी क्वेश्चन के पार्ट 1 में n बताया गया था, सम निकाल लिया था। अब सम बता दिया, n फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम। सम की वैल्यू पुट कर देते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 1260 इज इक्वल टू n-2, इसी तरह रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 180। अब यहाँ से n की वैल्यू तो आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से। 180 में इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 1260 डिवाइडेड बाय 180, और यहाँ पर n-2, अब चाहे आप बगैर ब्रैकेट के भी लिख लें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब 1260 को डियर स्टूडेंट्स 180 जो है ये डिवाइड करेगा, देन हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो रिजल्ट है कुछ इस तरह से आ जाएगा। इट विल बी 6 3 एंड 9। सो 63/9 इज इक्वल टू n-2 आ जाएगा। और इसको 9 ओ इट्स 7 7 आ गया जी हमारे पास। 7 इज इक्वल टू n-2। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 2 अदर साइड पे जाके 7 में ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 9। सो इस तरह अगर n की वैल्यू गिवन हो तो हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, और अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स गिवन हो तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद डियर स्टूडेंट्स वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेटमेंट इज in a parallelogram ABCD. Now the shape we are discussing here is a quadrilateral parallelogram. Quadrilateral mean ऐसी shape जिसकी 4 sides होती हैं। So he is saying that the one of side is AB and measurement of this side is 10 centimeter, second side AD है। अब ये adjacent side है, ये थोड़ी सी देखें, अब ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। यू आर सॉल्विंग द फोर्थ एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 9, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई भी शेप है जैसे ए बी सी डी है, तो ए बी, ये देखें ए बी की एडजेसेंट साइड हमारे पास कौन सी हो सकती है। ये अगर मैं शेप यहाँ पर ड्रा करूं, लेट्स सपोज ऐसे पैरेललोग्राम, कोशिश तो मैंने की है, बन जाए पैरेललोग्राम। ओके, आप देखें इस तरतीब से नाम देंगे ए बी सी डी। आप यहाँ से ए शुरू कर लें, यहाँ से, या मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो फिर ए के बाद फिर ए के साथ बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है। अब वो कह रहा है कि ए बी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, और ए डी, तो ये ए डी कितना है, ये 6 है, और एंगल बी ए डी ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो इस चीज को देख के मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा हूँ कि जो साइड ए बी और साइड ए डी ये एडजेसेंट साइड्स हमें जो है ये बताई गई हैं। एक बेस है, एक हाइट है, और साथ में हमें क्या बता दिया गया, एंगल बता दिया गया। वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया। तो अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो भाई जो पहले इंफॉर्मेशन गिवन है ना वो लिख लेते हैं कि जी हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी we have measurement of AB which is equal to 10 centimeter, measurement of AD which is equal to 6 centimeter, and measurement of angle BAD। इन दोनों adjacent side का जो dear students हमारे पास एंगल है वो है 45 डिग्री। We know that, क्या आपको पता है, लिख तो दिया हमने, we know that एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है जी, एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो डियर स्टूडेंट्स अभी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज अ बेस इनटू हाइट इनटू साइन ऑफ एंगल। सो बेस यहाँ पे क्या है जी, 10 इंटू 6 और साइन एंगल यहाँ पे गिवन है 45 डिग्री। तो फॉर्मूला तो ये भी बहुत आसान है, इट विल बी 60 और साइन 45 की वैल्यू कैलकुलेटर पे, बल्कि हम साइन 45 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी 60 के साथ, वापस एंड रिजल्ट जो है वो आ जाएगा 42.42। और तमाम मेजरमेंट्स क्योंकि सेंटीमीटर में है और एरिया की मेजरमेंट स्क्वायर यूनिट में होता है, तो वी विल राइट इट एज स्क्वायर सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे थे ना पैरेललोग्राम एबीसीडी, अगेन आप पैरेललोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल डीएबी इज 70। अब शेप मुझे यहाँ पे बनानी होगी और मैंने देखें इसको लेबल कर दिया। अगेन आप देखिए किस बात पे फोकस करें, एबीसीडी, तो ए बी सी डी उसी पैटर्न, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए इधर कर दें, बी सी डी जैसे भी है, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि ये ए हो तो ये बी हो जाए ऑपोजिट। नो नो, ए के साथ है बी सी डी। नो, डी ए बी इज 70। वेयर इज एंगल डी ए बी? दिस इज एंगल डी ए बी। ये एंगल डी ए बी है भाई, और ये एंगल उसने कितना बता दिया है, 70 बता दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स। भाई ये एंगल भी फाइंड करना है, ये एंगल भी फाइंड करना है, ये एंगल भी क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो अब आप कैसे इंटीरियर ये जो अदर एंगल्स हैं इनको फाइंड कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं अगर आपको पॉलीगॉन्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है। अब यहाँ पर जो पॉलीगॉन है वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपनी ही कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसे? अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये पैरेललोग्राम में ऐसे ही होता है। और क्या प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो हम लिखेंगे वी हैव पैरेललोग्राम, ये डबल एल नहीं है, ये पैरेलल का साइन होता है और इसके साथ हम ग्राम लिख देते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम है। वी हैव पैरेललोग्राम ए बी सी डी in which measurement of angle DAB is equal to 70 degree. We know that opposite angles in parallelogram are equal in measure. So measurement of angle, अब मैं इसको C लिख रहा हूँ शॉर्ट में, एंगल C is equal to measurement of angle डी ए बी। सो मेजरमेंट एंगल सी की मेजरमेंट क्या आ जाएगी जी, भी हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगी। तो ये एंगल भी कितना आ गया, 70 आ गया। ये हमें कैसे पता चला? जब मैं बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज है ना पैरेललोग्राम की, कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। अच्छा, अब पैरेललोग्राम में एक और प्रॉपर्टी, और वो ये है कि जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, एंड इन parallelogram adjacent angles are supplementary. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। सो हम लिखेंगे जी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180। हमने सी की मेजरमेंट फाइंड कर ली है। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, यहाँ पे पहले सी की वैल्यू लिख देते हैं जी, प्लस सी की हमने 70 फाइंड कर ली है। और अब आप समझ गए हैं कि जब 70 अदर साइड पे जाएगा तो हमारे पास एंगल बी की मेजरमेंट आ जाएगी
180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। तो ये हमारे पास 110 जो है डिग्री आ गया। और अब लास्ट में अब आप खुद लिख लीजिएगा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल डी मेजरमेंट एंगल बी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल हैं। और फिर अगर ये 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा 110। तो फिर आप इस सोल्यूशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, now the question number 4 of this exercise, and question number 4 say a shape is created by cutting a square in half diagonally and then attaching a right angle triangle to the hypotenuse of each half. Explain why this shape can tessellate and calculate the interior angle of new shape. अच्छा जी, बड़ा एक इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, कोई यहाँ पे मेजरमेंट भी नहीं बताई गई है और देखने में ऐसे कुछ ऐसे बड़ा कंफ्यूजिंग, तो लेकिन बहुत सिंपल सी बात उसने यहाँ पे की है। हम स्टेटमेंट को जो है वो रीड करते हैं और साथ साथ सोल्यूशन जो है वो करते जाएंगे। कहता है शेप इज क्रिएटेड, एक शेप क्रिएट की गई है कैसे? बाय कटिंग अ स्क्वायर, एक स्क्वायर को कट करके कैसे? इन हाफ डायगोनली। ओके, ले जी ये हमने एक स्क्वायर ले लिया और ये इसका डायगोनल जो है वो अब हम ड्रा कर देंगे। डायगोनल ड्रा किया और डायगोनल ड्रा करने का मकसद क्या था कि स्क्वायर को हमने कटिंग कर देना है हाफ। तो ये डायगोनल ड्रा करने के बाद ये हमने स्क्वायर को हाफ क्या कर दिया? कट कर दिया। यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई। देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, वैसे अब ये दोनों बन राइट एंगल ट्रायंगल दी गई हैं, लेकिन कहता है देन फिर अटैचिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस ऑफ ईच हाफ। अब ये एक हाफ हो गया, ये एक हाफ हो गया। कहता है अब इस एक हाफ को और इस यानी दोनों हाफ को अब आपने करना क्या? जैसे हम अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कहता है इस हाफ के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह अटैच करें कि वो इसके हाइपोटेनस के साथ मिलके टेसलेट हो जाए। अब टेसलेशन का कंसेप्ट क्या होता है भाई? टेसलेशन असल में आप इस बात को समझिएगा, जैसे देखें ये एक ट्रायंगल है और इसके साथ मैं एक ट्रायंगल ऐसे जो है वो मैच कर दूं ऐसे। आप समझ रहे हैं? ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ मिल गई हैं। फिर इसी तरह की एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे जो है वो रख दूं और फिर इस तरह की एक ट्रायंगल जो है वो मैं यहाँ पे रख दूं। फिर ये जो इस तरह की एक ट्रायंगल है वो फिर मैं यहाँ पे रख दूं और इस तरह की ये जो ट्रायंगल है मैं इसको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे रख दूं। ये आप देख रहे हैं? तो इस तरह का जो पैटर्न होता है ना, इसको हम टेसलेशन बोलते हैं। ये पैटर्न डिफरेंट पॉलीगॉन्स के साथ, जस्ट ये नहीं कि ट्रायंगल्स के साथ स्क्वायर्स हो सकते हैं, डिफरेंट और पॉलीगॉन्स हेक्सागोन हो सकती है। तो इस तरह के पैटर्न को डियर स्टूडेंट्स हम टेसलेशन कहते हैं। अब कहता है कि इस शेप इस एक हाफ के साथ एक राइट ट्रायंगल जो है वो हमें अटैच करनी है। तो आए फिर एक राइट ट्रायंगल हम ले रहे हैं और इस तरह अटैच कर रहे हैं कि वो ये मैंने न्यू राइट ट्रायंगल ली और इसके साथ अटैच कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये टेसिलेट हो गई है शेप। ठीक है? अब कहता है जब इतना काम हम कर लेंगे, उसके बाद कहता है कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ न्यू शेप। तो कहता है अब ये जो न्यू शेप बनी है ना, इनके इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट हमें बता दें। भाई न्यू शेप तो फिर स्क्वायर बन गई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हेन वी कट अ स्क्वायर डायगोनल द रिमेनिंग पार्ट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग वन एंगल 90 एंड टू एंगल्स 45। इफ वी ट्रांसलेट अनदर एंगल्स, यानी कि अब हम टेसलेट करने के लिए एक और राइट ट्रायंगल को इसके साथ अटैच करते हैं अपनी इस शेप के साथ, जैसे मैंने कर दिया। तो देन हमारे पास जो है वो राइट ट्रायंगल अटैच कर दी, तो फिर हमारे पास अब जो शेप बन गई है वो फिर स्क्वायर बन गई है। और स्क्वायर के तमाम एंगल क्या होते हैं? 90 90 90 90। तो टोटल इनका क्या हो जाएगा? कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप। तो इंटीरियर एंगल्स क्या हमारे पास आ जाएंगे? 360 के इक्वल आ जाएंगे। Next question number 5 is a tessellation is created by repeating reflecting a basic shape. The basic shape is a right angle triangle with side length of 3, 4 and 5 units. Find the minimum number of reflections needed to create a tessellation that cover the square with an area of 36 square units. अच्छा, मैं इस स्टेटमेंट पे ना वापस आता हूँ। मुझे पहले आपने ज़रा एक बात बता देनी है। टेसलेशन के कंसेप्ट को ही यूज़ करेंगे। देखिए जी, मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरे पास एक प्लॉट है इस तरह, और इस प्लॉट को मुझे फिल करना है। मुझे इस तरह के जो स्क्वेयर्स है ना, ये जो इस तरह ये कुछ स्क्वेयर्स शेप है। इन स्क्वेयर शेप्स को मुझे, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे पुट कर दिया, फिर मैंने ऐसे और ऐसे मैं यहाँ पे जो है ना इस पूरे प्लॉट में ये जो स्क्वेयर्स है, मैं अब कोशिश तो कर रहा हूँ कि उस तरह बन जाए। आप अंडरस्टैंड करिएगा जो मैं आइडिया आपको यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। तो इस तरह यहाँ पर ये तमाम जो है इस प्लॉट को मैंने इन शेप्स से मैंने क्या कर देना है? फिल कर देना है। इज दैट क्लियर?
अब इस प्लॉट का डियर स्टूडेंट्स जो एरिया है हमारे पास, लेट्स सपोज वो 100 है, 100 स्क्वायर मीटर है। इस प्लॉट का एरिया 100 स्क्वायर मीटर है और ये जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर मीटर का है। कितने स्क्वायर मुझे चाहिए होंगे? वेरी सिंपल, आप कहेंगे सर 100 चाहिए। 100 चाहिए टू कवर द एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर। ये कैसे आपने बता दिया? आपको पता है कि टोटल एरिया आपने ये कवर करना है और वो जो एक शेप आप यूज कर रहे हैं उसका एरिया ये है। आ जाए अपने क्वेश्चन की तरफ वापस। कहता है टेसलेशन करनी है, बेसिक शेप राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल की साइड्स हमें बता दी हैं कि ये साइड्स है। कहता है बताएं कितनी रिफ्लेक्शंस चाहिए, कितनी राइट ट्राइंगल्स चाहिए। भाई यहाँ पे राइट ट्राइंगल भी ना ऐसे ऐसे पुट कर सकते हैं ना, ये देखें, ये एक राइट ट्राइंगल रखी, ये रखी, ये रखी, ये रखी, इस तरह, फिर ये, ये, ये। तो कहता है बताएं कितनी राइट ट्रायंगल्स चाहिए। तो हमें टोटल एरिया तो बता दिया है। अगर एक राइट ट्रायंगल का एरिया हमें पता चल जाए तो हम फिर नंबर ऑफ बता सकते हैं कि जी इतनी रिफ्लेक्शंस या इतनी राइट ट्रायंगल्स हमें चाहिए होंगी। आई होप कि आपको स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्यूशन का थीम जो है वो समझ आ गया है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स इसको हम सोल्व कर लेंगे। नहीं जी, आप सबसे पहले लिखते हैं एरिया या टोटल एरिया we have to cover is equal to 3600 square units। जिसके साथ कवर करना है वो एक राइट ट्रायंगल है तो उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। तो भाई राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? भाई राइट ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज, अब आपके दिल में क्वेश्चन आ गया सर ये डायमेंशन है 3, 4 और 5, आपको कैसे पता चल गया कि ये बेस है और ये हाइट है? 5 को आपने इग्नोर कर दिया। और भाई ये जो राइट ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल इस तरह की होती है, इस तरह की होती है ना, इसमें, अच्छा यार थोड़ा सा सही भी ड्रा कर दूं मैं, ये नहीं, ये राइट ट्रायंगल है। तो इसमें ये जो साइड होती है ना हाइपोटेनस, ये हमेशा बड़ी होती है, तो ये 5 है। ये दो अदर साइड्स, ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, या ये 3 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो बेस और हाइट सिर्फ 3 और 4 है, जो बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस होती है, वो बेस या हाइट नहीं होती, इसलिए मैंने ये 5 जो मेजरमेंट है ये यहाँ पर नहीं ली है फॉर्मूला में। फॉर्मूला ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। सो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया 6 स्क्वायर यूनिट्स। ये एक ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल का एरिया है। कितनी राइट ट्रायंगल चाहिए जी? नंबर ऑफ राइट ट्रायंगल्स नीडेड। टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एक राइट ट्रायंगल का एरिया, 600 यूनिट्स चाहिए भाई। 600 रिफ्लेक्शन, 600 राइट ट्रायंगल चाहिए, हमारे पास ये जो एरिया कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ये टेसलेशन। अब टेसलेशन का कंसेप्ट जो है ना ये चल पड़ा, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 4 के स्टार्ट में कि टेसलेशन कहते हैं किस चीज़ को है, कि एक जैसी शेप्स को आप एक इस तरह का पैटर्न बनाते हैं कि वो एक ना एक स्पेसिफिक से पैटर्न में आ जाती हैं, इस तरह आप उनको ज्वाइन करते हैं जी। अ टेसलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन। अब देखेंगे यहाँ पे शेप्स डिफरेंट है। यहाँ पर अब हेक्सागोन को यूज किया जा रहा है टेसलेशन के लिए, प्रीवियस क्वेश्चन में ट्रायंगल्स को यूज किया जा रहा था। सो each hexagon has a side length of 5 centimeter. Find the total area of the tessellation if it consists of 25 hexagon and total perimeter of the outer edge of the tessellation, assuming it's a perfect hexagon। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आपने कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि इसमें जो पहली बात है वो तो बहुत ज़्यादा आसान है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टेसलेशन इफ इट्स कंसिस्ट 25 हेक्सागोन। ये देखिएगा हेक्सागोन की एक साइड की लेंथ क्या है, मैं स्टेप वाइज चलता हूँ, साथ साथ मैं लिखता भी रहता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। मेजर ऑफ, या ऐसे लिख देते हैं जी, लेंथ ऑफ सिंगल साइड की बात कर रहे हैं, अ साइड ऑफ हेक्सागोन कितनी है जी, 5 सेंटीमीटर।
एरिया ऑफ एक एरिया एक हेक्सागोन का निकाल लेते हैं जी। एरिया ऑफ अ हेक्सागोन, एक हेक्सागोन का एरिया क्या होगा जी? एक हेक्सागोन का एरिया हमारे पास होता है, फॉर्मूला होता है जी 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर। एस क्या है जी? साइड की लेंथ है। तो वैल्यू मैं पुट करता हूँ जी 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये साइड की लेंथ है हेक्सागोन की, ये मैंने 5 लिखा है अपनी तरफ से, तो ये 5, तो ये मैंने पुट कर दिया 5 का स्क्वायर। क्या बन गया जी? 3 इंटू 3 ओवर 2 और 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जी? 25 हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया जी इंटू 25, और इसको जब आप सोल्व कर लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 64.95। ये क्या आ गया जी? 64.95। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक हेक्सागोन का एरिया आ गया है, और इसके यूनिट होंगे जी स्क्वायर सेंटीमीटर के, इस तरह। टोटल इस टेसिलेशन में एक्चुअली हमें फाइंड करना था, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन, कि जब ये हेक्सागोन शेप्स यूज करके टोटल एरिया जो कवर किया गया उसका एरिया निकालना। तो कितनी हेक्सागोन है? 25 हेक्सागोन है भाई। तो ये एक हेक्सागोन का एरिया है, तो फिर एरिया ऑफ टेसिलेशन कैसे आएगा? कि एक हेक्सागोन के एरिया इतना है, हमने टोटल 25 यूज की हैं, तो फिर टोटल एरिया हमारे पास आ गया जी 1623.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये प्रिडिक्शंस हमारे पास टोटल जो है वो एरिया आ गया है, कि इतना ये जो है इसका टोटल एरिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या चीज फाइंड करनी है? कहता है कि जी अब ये जो टेसिलेशन की गई है, वो जो एक टोटल एरिया कवर किया गया है, उसका पैरामीटर जो है, ठीक है, एंड टोटल पैरामीटर ऑफ आउटर एज ऑफ टेसिलेशन अज्यूमिंग इट्स अ परफेक्ट हेक्सागोन। तो कहता है कि टोटल एरिया के साथ साथ अब हमें पैरामीटर भी बताना है। अब पैरामीटर उसका हम कैसे बता सकते हैं? तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब वर्किंग करते हैं अब पैरामीटर के लिए। जी स्टूडेंट्स, अब हमें पैरामीटर फाइंड करना है, और पैरामीटर हमें किस शेप का फाइंड करना है? वो जो टेसलेशन के बाद एक नई शेप बनी है, और स्टेटमेंट ये कहती है कि अज्यूम कर लें कि जो नई शेप बन रही है वो भी एक परफेक्ट हेक्सागोन ही बन रही है। वैसे आपस की बात आपको बताता हूँ कि 25 हेक्सागोन को मिलाने से कभी भी एक परफेक्ट हेक्सागोन नहीं बनेगी, लेकिन स्टेटमेंट में भी इसीलिए ये वर्ड कहा गया कि अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारे पास टेसलेशन के बाद नया पैटर्न बन रहा है वो भी एक परफेक्ट हेक्सागोन ही बन रही है। ले जी 25 हमने स्मॉल हेक्सागोन को मिला के ये बड़ी हेक्सागोन बना ली है, और इसका एरिया हम फाइंड कर चुके हैं। ये जो वैल्यू है ये इस बड़ी हेक्सागोन का एरिया। अब पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना होगा? आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी शेप है, लाइक ये रेक्टेंगल है हमारे पास, अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसकी बाउंड्री, इसकी चारों साइड्स जो हैं उनको मेजर करके ऐड कर लें, इसकी बाउंड्री की मेजरमेंट कर लें। कोई भी डिस्टेंस पॉलीगॉन है उसकी बाउंड्री, उसकी तमाम साइड्स को मेजर कर लें, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? पेरीमीटर। अब अगर हमें इसकी साइड्स की मेजरमेंट मिल जाए, बल्कि अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर एक साइड की मेजरमेंट मिल जाए, क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलर परफेक्ट हेक्सागोन बन रही है, और फिर इसकी तमाम साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो अगर एक साइड की डिस्टेंस हमें मेजरमेंट मिल जाए तो फिर हम उनको 6 से 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास इस शेप का क्या आ जाएगा? पैरामीटर आ जाएगा। थोड़ा सा जरा जहन पे जोर डालें, मैं इसलिए अभी तक नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा, और इसी पेज पे मैं इस बात को क्लियर करके फिर नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा कि कैसे कैसे हम वो जो टेसलेशन के बाद बड़ी हेक्सागोन बनी है, इसकी एक साइड की लेंथ, एक साइड की मेजरमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये देखिएगा हमें क्या गिवन था? स्मॉल हेक्सागोन की साइड गिवन थी, स्मॉल हेक्सागोन की, हमने उसका एरिया निकाल लिया। साइड गिवन हो तो एरिया निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहां पर ये बड़ी हेक्सागोन है तो हेक्सागोन ही, एरिया गिवन है, क्या साइड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला की मदद से। तो आई पे डियर स्टूडेंट्स, मैं अब ये जो बड़ी हेक्सागोन वी हैव एरिया ऑफ
लार्जर हेक्सागोन कितना एरिया आया जी? 623.75 स्क्वायर मीटर। हम इसकी मदद से इसकी साइड की लेंथ निकालना चाह रहे हैं। सो क्या होता है जी, एरिया ऑफ हेक्सागोन, फॉर्मूला लिख रहा हूं, एरिया ऑफ हेक्सागोन इज इक्वल टू फॉर्मूला 3 × स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 × s स्क्वायर। सो अब अभी यही फॉर्मूला हमने यूज किया था, तब हमारे पास साइड गिवन थी, ये मेजरमेंट गिवन थी, हमने पुट की थी, और स्मॉल हेक्सागोन का एरिया आ गया था। अब इस बड़ी हेक्सागोन का एरिया है, आए एरिया पुट करते हैं तो साइड की मेजरमेंट आएगी। एरिया कितना है जी? 1623.75 इज इक्वल टू 3 × 3 ओवर 2, और साथ में क्या चल रहा है जी? एस स्क्वायर चल रहा है। एस स्क्वायर को इसी साइड पे रहने, एस स्क्वायर को एक साइड पे रहने देते हैं। ये जब अदर साइड पे जाएंगे 623.75, तो इसको डियर स्टूडेंट्स 3 × स्क्वायर रूट 3 डिवाइड कर देगा, और 2 जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें और 3 × स्क्वायर रूट 3 पे डिवाइड कर दें, तो फिर डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, अब वो रिजल्ट आता है 624.71 और समथिंग, यानी कि हम उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर लेते हैं जी 625 के। हमें एस स्क्वायर की नहीं, एस की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड पे क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो 625 का स्क्वायर रूट लिया, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक साइड की मेजरमेंट आ गई 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये 25 सेंटीमीटर एक साइड की मेजरमेंट आ गई है। तो कितनी साइड्स हैं जी? फिर हमारे पास आ जाएगा जी पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ लार्जर हेक्सागोन। एक साइड की मेजरमेंट 25 है, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज 150 सेंटीमीटर इज द पैरामीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है अब कंप्लीट हुआ। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 12 मीटर बाय 15 मीटर। डायमेंशंस बता दी गई हैं एक रेक्टेंगुलर फ्लोर की। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर आर नीडेड टू कवर द फ्लोर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, तो उसकी डायमेंशंस गिवन है। हम लिख लेते हैं दी डायमेंशंस ऑफ rectangular floor is equal to 12 मीटर बाय 15 मीटर। तो एरिया निकाल लें इसका फिर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 15, एंड दैट इज इक्वल टू 180 स्क्वायर मीटर। अब इस रेक्टेंगुलर फ्लोर में हमने ये टाइल्स लगानी है, स्मॉल टाइल्स हैं, और उनकी डायमेंशन है 1 बाय 1। तो एरिया निकाल लेते हैं जी स्मॉल टाइल का। एरिया ऑफ स्मॉल टाइल्स, ये भाई 1 बाय 1 है, तो ये क्या आ गया? 1 स्क्वायर मीटर आ गया। तो अब नंबर ऑफ टाइल्स कैसे आएंगे जी हमारे पास? नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइल का एरिया। सो ये हमारे पास 180 ही डियर स्टूडेंट्स हमें टाइल्स चाहिए होंगी इस एरिया को कवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी, रेक्टेंगुलर वॉल इज 10 मीटर टॉल एंड 120 मीटर वाइड। हाउ मेनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल इफ 1 गैलन कवर 35 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर अगेन एक वॉल जो है, और वॉल भी रेक्टेंगल शेप में होती है, उसकी डायमेंशंस गिवन है। हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। वी हैव डायमेंशंस ऑफ वॉल, और ये हमारे पास है जी 10 मीटर एंड 120 मीटर। ओके, तो एरिया क्या आ जाएगा जी इस वॉल का? एरिया ऑफ
wall is equal to 10 multiplied by 120 is equal to 1200 स्क्वायर मीटर। अब होता क्या है कि जी एक गैलन जो है वो 35 स्क्वायर मीटर को कवर करता है, तो हमें बताना है कि कितने गैलन रिक्वायर हैं। 1 गैलन पेंट covers area is equal to 35 square meter. So, number of gallons are required। भाई टोटल एरिया 1200, इसको हम 35 से डिवाइड कर देंगे, देन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 34.38 अप्रोक्सीमेटली ये जो गैलन्स हैं ये हमें चाहिए इस 1200 स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दिस एक्सरसाइज का। तो स्टेटमेंट कहती है रेक्टेंगुलर वॉल, अगेन एक रेक्टेंगुलर वॉल है, उसकी डायमेंशंस बता दी हैं, 6 मीटर लेंथ है, 10 मीटर लेंथ है, 4 मीटर उसकी विड्थ है, 1 लीटर पेंट कवर करता है, हाउ मैनी। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, आप खुद कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई डोंट थिंक सो कि मुझे अब इस क्वेश्चन को करवाने की नीड है, बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यूज जो है यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आप सबसे पहले वॉल का एरिया फाइंड कर लेंगे जी, एरिया ऑफ वॉल, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू 40 स्क्वायर मीटर। अब 1 लीटर पेंट कितना कवर करता है जी, 1 लीटर पेंट कवर एरिया, कितना एरिया कवर करता है, 7 स्क्वायर मीटर। सो नंबर ऑफ लीटर्स रिक्वायर्ड टू कवर 40, कैसे जी आएगा जी, 40 डिवाइडेड बाय 7, सो विच इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 7, 40 को 7 पे डिवाइड कर लेंगे, वेरी सिंपल, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जी 75 पॉइंट एंड 7 समथिंग, तो 5.7 कर लें, 5.8 लीटर जो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। आए जी मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके साथ लीटर अगर यूनिट लगाना चाहते हैं तो लगा लें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अ विंडो हैज अ ट्रेपेजॉइडल शेप with parallel sides of 3 and 1.5 meter and a height of 2 meter, find the area of window। नहीं जी ये तो जस्ट पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज की रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको अगर एरिया आता है ट्रेपेजॉइडल, किसी भी ट्रेपेजॉइड का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो आप इस ट्रेपेजॉइडल शेप विंडो का एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं और फिर फॉर्मूला लिखेंगे ट्रेपेजॉइडल शेप के एरिया का। सो वी हैव जी डायमेंशन हमारे पास क्या है जी, 3 वी हैव डायमेंशंस ऑफ ट्रेपेजॉइडल विंडो। क्या डायमेंशंस है जी, ये डायमेंशंस हैं जी 3 मीटर and 1.5 meter and height 2 meter। बस जी एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड का एरिया होता है जी 1/2 इंटू जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं ए और बी, उनका यहाँ पे सम, उनको ऐड करेंगे और फिर डिस्टेंस हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट को। तो देखिएगा जी 1/2 एज इट इज, जो पैरेलल साइड्स हैं उनको ऐड करें 3 प्लस 1.5 और मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी है 2,
यहाँ पे 2 को कैंसिल कर देगा। 3 + 1.5 इज इक्वल टू 4.5। ये आ गया जी 4.5 और यूनिट आ जाएंगे स्क्वायर मीटर। सो इसके साथ एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हुई।